नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर्स ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान को लेकर और मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जहां से विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक ऐसा टॉपिक जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बेहद महत्वपूर्ण है ही है दोस्तों, देश की शासन व्यवस्था के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और सबको पता है संसदीय शासन व्यवस्था कंसेप्ट कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। दो प्रकार की कार्यपालिका। दो प्रकार की कार्यपालिका कौन सी? तो पहली नाम मात्र या औपचारिक या संवैधानिक कार्यपालिका। संवैधानिक कार्यपालिका। अगर ब्रिटेन के संदर्भ में मैं बात करूं तो ब्रिटेन में वहां का सम्राट या महारानी ब्रिटेन की नाममात्र औपचारिक या संवैधानिक कार्यपालिका होती है। भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट वह नाम मात्र का या औपचारिक कार्यपालिका होता है। दूसरे प्रकार की कार्यपालिका दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। और वास्तविक कार्यपालिका की अगर मैं ब्रिटेन के संदर्भ में मैं बात करूं दोस्तों तो वहां का प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। और भारत के संदर्भ में भी अगर मैं बात करूं तो भारत का भी प्रधानमंत्री व यहाँ की जो मंत्री परिषद है वह वास्तविक कार्यपालिका होती है। क्लियर? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहली नाममात्र की औपचारिक या संवैधानिक कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र कार्यपालिका के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, चूंकि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है, तो ब्रिटेन में नाममात्र की जो कार्यपालिका है वो वहां का सम्राट या महारानी होता है। और अगर भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो देश का जो राष्ट्रपति है वह नाममात्र की कार्यपालिका होती है। दूसरी वास्तविक कार्यपालिका, ब्रिटेन तथा भारत की जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है वो है दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। क्यों? देश के संविधान के द्वारा तमाम जो शक्तियां हैं वो देश के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। दोस्तों, जब राष्ट्रपति का टॉपिक अपने डिस्कस किया था वहां मैंने आप लोगों को बताया था आर्टिकल 53 में कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जब प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपना आर्टिकल 74 पढ़ते हैं, 74 पढ़ते हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। क्या कहा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद क्या होती है, इन सारे कंसेप्ट को अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे देश में चूंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन।
कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है। दोस्तों, राज्य की जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है और लोकसभा के सदस्यों में से ही जो बहुमत दल का नेता होता है या गठबंधन का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। तो कहने का मतलब है जनता, भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर लोकसभा का चुनाव किया जाता है और लोकसभा में बहुमत दल का या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री होता है। उसी के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है और उसी सरकार को हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। अब भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मैं 76 लिख दूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे 76 लिख दूं। 76 नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो फिर आप लोग कहेंगे 76 में क्या आएगा, आगे चर्चा करेंगे अपन। 76 में महान्यायवादी की बात की गई है, देश के प्रथम विधि अधिकारी की बात की गई है, अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, जिसको अपन डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। 77 और आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78, इन 4 आर्टिकल्स के बारे में अपन बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए, सबसे पहले आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74 क्या कहता है, 74 क्या कहता है। अभी बताया मैंने आप लोगों को कि अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा दोस्तों, उसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अब 74 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है दोस्तों, कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके द्वारा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और उस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इस बात का प्रावधान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा जो सलाह दी जाती है देश के राष्ट्रपति को, उन सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होगा। वो बात अलग है कि फिर आगे मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पारित किया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति उस परामर्श को वापस लौटा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वापस से वही परामर्श, वही प्रस्ताव वापस आता है तो देश के राष्ट्रपति को उसे मानना आवश्यक होगा। क्लियर। परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद की ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वही बात है कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और अगर पुनर्विचार के बाद वापस अगर देश के राष्ट्रपति के पास वह सलाह आती है तो फिर उस सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। सब क्लॉज 2 क्या कहता है 74 का, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई राय, कोई सलाह है देश के राष्ट्रपति को दी गई है तो उस राय या सलाह को सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना पूछा जा सकता है कि क्या राय दी गई है। समझ पा रहे दोस्तों आप लोग। अगला आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 क्या कहता है, मंत्रियों के बारे में उपबंध, मिनिस्टर्स के मामले में मंत्री परिषद के आकार को लेकर बातें कही गई हैं। इसमें मंत्रियों के नियुक्ति को लेकर बात कही गई है, शपथ को लेकर बात की गई है, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तमाम सारी बातों का जिक्र इस आर्टिकल 75 में किया गया है दोस्तों। तो 75 क्या कहता है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा या गठबंधन का जो नेता होगा
उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, दोस्तों जब राष्ट्रपति की मैंने आपको कार्यपालिका शक्तियां बताई थी, वहां पर इस संदर्भ में बताया था कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक लिस्ट देश के राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और उस लिस्ट के हिसाब से राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी। तो मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ऐसा नहीं मनमर्जी से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना देगा, नहीं। अब इस सब क्लोज 1 का जो सब क्लोज क है दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन बने हैं। ये प्रावधान मूल संविधान में नहीं था दोस्तों, ये प्रावधान जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग तो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कभी मंत्रिमंडल बोलते हो आप, कभी मंत्री परिषद बोलते हो, ये डिफरेंस क्या है इन दोनों में? थोड़ा सा डिटेल में मैं बताना चाहूंगा यहां पर। आर्टिकल 75 को लेकर अपन बात कर रहे हैं और 75 में क्या बताया मैंने आपको कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री के परामर्श पर फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। उसी 75A के सब क्लोज क में जो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद का जो कुल आकार है वो संसद की कुल सदस्य संख्या नहीं दोस्तों, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% होगा और इस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। डिफरेंस बता रहा था मैं आपको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का। हालांकि जब मैंने संवैधानिक इतिहास आपको भारतीय संविधान का पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या है। वहां पर चर्चा आई थी ना कि 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो संस्थाएं थी, उन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर भारत सचिव नामक नए पद का गठन किया गया था। और वो भारत सचिव कौन होगा? कोई ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। तो मंत्रिमंडल शब्द उस वक्त चर्चाओं में था। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि देश का जो मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस मूल संविधान में ये मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, केवल मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख वहां पर किया गया था। तो फिर आप लोग कहेंगे सर ये मंत्री परिषद, ये मंत्रिमंडल शब्द आया फिर कहां से? दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी के एक टेलीफोन के बेसिस पर, एक फोन के बेसिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आंतरिक अशांति, अनुच्छेद 352 अपन राष्ट्रपति का टॉपिक अभी जस्ट ही अपन ने पढ़ा है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान के अनुसार 3 परिस्थितियों का उल्लेख उस अनुच्छेद में किया गया था कि या तो बाहरी आक्रमण या फिर भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए और तीसरा आंतरिक अशांति। इन 3 में से दोस्तों, इन तीनों में ही या शब्द बीच में जोड़ा गया है, तीनों नहीं, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। तीनों के बीच में या शब्द दिया गया कि तीनों में से कोई एक, या तो वो स्थिति उत्पन्न हो गई हो या ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो, उस बेसिस पे देश का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कर सकता है। तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की केवल एक टेलीफोन के बेसिस पर तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे भारत के फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनके द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कर दी गई और लगभग 19 माह तक तानाशाही पूर्वक शासन किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर 1977 में आम चुनाव हुए, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने जनता पार्टी जनता गठबंधन के, और उस मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया
जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के नाम से जानते हैं आप लोग। इस 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक तो जो आंतरिक अशांति शब्द था उसको 352 से हटा दिया, साथ में एक प्रावधान और जोड़ दिया, उस आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा, साथ में एक प्रावधान और जोड़ दिया कि केवल प्रधानमंत्री के कहने मात्र से देश का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है देश के राष्ट्रपति को तो उस संदर्भ में मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, अब भारतीय संविधान की एकमात्र अनुच्छेद 352 में इस मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, बाकी संपूर्ण भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद से क्या मतलब है दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। सभी प्रकार के मंत्रियों से मतलब है कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे, कैबिनेट मंत्री भी थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर मैं समझा देता हूं ताकि आइडिया आप लोगों को रहेगा। जी, ये आपकी मंत्रिपरिषद और ये मंत्रिमंडल। इसे कहते हैं इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीएम चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना इसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसे कहते हैं कैबिनेट, कैबिनेट मंत्रिमंडल। दोस्तों, मंत्री परिषद के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के, एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और एक केवल राज्य मंत्री। तीसरा दोस्तों उप मंत्री। और मंत्रिमंडल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो केवल कैबिनेट मंत्री। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल हैं, लेकिन मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें कम मंत्री शामिल होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं। अक्सर अगर देश की शासन व्यवस्था से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं तो वे सारे के सारे निर्णय इसी कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं दोस्तों, इसी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाते हैं। और इस मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा इन बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। क्लियर? चलिए, तो कैबिनेट का मतलब ये जो मंत्री होते हैं ये अपने मंत्रालय के सर्वे सर्वा होते हैं, हेड होते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट करते हैं। दूसरे प्रकार के मंत्री राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स। ये राज्य मंत्री दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का मतलब है इनके मंत्रालय का आकार कैबिनेट मंत्रालय से तो छोटा होता है, लेकिन ये भी अपने मंत्रालय के हेड होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। और ये जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं ये भी सीधे देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। दूसरे प्रकार के जो केवल राज्य मंत्री हैं वो ये जो बड़े कैबिनेट मंत्रालय होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड उसमें होता है, बहुत काम उसमें होता है, एक व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है, तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए स्टेट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, राज्य मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं। ये अपने विभाग के मुखिया नहीं होते, इनका जो हेड होता है वो कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, ये रिपोर्ट करते हैं कैबिनेट मंत्री को, और फिर कैबिनेट मंत्री देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। तीसरे हैं दोस्तों उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री के संदर्भ में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपके जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन,
विदेश मंत्री एस जयशंकर, तमाम सारे महत्वपूर्ण दोस्तों। राज्य मंत्रियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं स्वतंत्र प्रभार को लेकर, तो आपके खेल मंत्री किरण रिजिजू, ये स्टेट मिनिस्टर्स में आते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान से जिनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। उपमंत्री दोस्तों, ऐसे वे सांसद जो या तो पहली बार लोकसभा में चुनकर आए हैं, या फिर जिनको किसी चुनकर तो पहले भी आए हैं वो, लेकिन किसी विशिष्ट मंत्री पद का उनको अनुभव नहीं है, तो उस कंडीशन में उस विशिष्ट व्यक्ति को राज्य मंत्री के सहायक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, ताकि उसको विशिष्ट मंत्रालय का अनुभव हो जाए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस उन लोगों को हो जाए। ये सारी बातें, तो उसे अपन उपमंत्री कहते हैं, और कैबिनेट को लेकर अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात, संसदीय शासन व्यवस्था में दोस्तों जो मंत्री हैं वो 3 प्रकार का उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। मंत्री आपस में उत्तरदायी होते हैं इस शासन व्यवस्था में। यहां पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। उत्तरदायित्व के सिद्धांत से क्या मतलब है? 3 प्रकार का उत्तरदायित्व, 3 प्रकार का उत्तरदायित्व। तीन प्रकार के उत्तरदायित्व क्या मतलब है? मंत्री आपस में उत्तरदायी, मंत्री आपस में उत्तरदायी, हर मंत्री एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों, अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री सहित। तो मंत्री आपस में उत्तरदायी। दूसरा, संपूर्ण जो मंत्री परिषद है वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी। और तीसरा, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो ये 3 प्रकार के उत्तरदायित्व का सिद्धांत। एक व्यक्ति, एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्री परिषद को प्रधानमंत्री के साथ इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों? मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं, साथ साथ डूबते हैं। क्लियर? चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन। तो आपको बताया कि मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। कितना किया गया? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15%, और जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा दोस्तों। क्लियर? अगला भाग क्या कहता है इसका? किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी संसद का कोई सदस्य, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित है, तो अपनी निर्धारित की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसी सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किस सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इसमें से जो भी पूर्व हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्धारित होगा। क्या कहा गया है दोस्तों इस सब क्लोज के द्वारा? कि अगर कोई भी सदस्य जिसे 10वीं अनुसूची की पैरा 2 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है, संसद की सदस्यता से वंचित कर दिया गया है, तो वह मंत्री पद के लिए भी योग्य नहीं होगा। क्लियर? सब क्लोज 2 क्या कहता है इसका? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद पर रहेंगे।
तीसरा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अभी बताया मैंने आप लोगों को 3 प्रकार का उत्तरदायित्व का सिद्धांत। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 30वीं अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। दोस्तों बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं या फिर जो मंत्री हैं वो किस बात की शपथ लेते हैं, तो पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। दोस्तों पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कौन दिलवाता है? या तो राष्ट्रपति दिलवाएगा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त कोई व्यक्ति इन सदस्यों को शपथ दिलवाता है। दोस्तों क्लियर? अगला सब क्लोज 5, और सब क्लोज 5 में क्या कहा गया है? कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। दोस्तों नई लोकसभा का गठन हुआ और लोकसभा गठन होते ही किसी ऐसे सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन शर्त है कि जिस दिन से उसने मंत्री पद धारण किया है उस दिन से लेकर अधिकतम 6 माह की अवधि में उसे किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वह किसी भी सदन की सदस्यता लेने में नाकाम रहता है तो मंत्री भी नहीं रहेगा, मंत्री भी नहीं रहेगा। अगला क्लोज क्या कहता है? मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि के द्वारा समय समय पर अवधारित करे। संसद के द्वारा इन मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाएगा और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। दोस्तों सभी सांसदों के मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं इस बात का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। ये बात अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं जब अनुसूची 2 के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। क्लियर? दोस्तों अगला अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77, और 77 क्या कहता है? 77 कहता है भारत सरकार के कार्य के संचालन के संदर्भ में भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कही जाएगी। जो भी कार्य होगा, जो भी एक्शन लिया जाएगा, करने वाला चाहे कोई और हो, लेकिन नाम देश के राष्ट्रपति के बेसिस पर ही किया जाएगा। चलिए दोस्तों इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।